हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक जॉन लॉक। और जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत हमने प्रारंभ कर दिया था कि किस तरीके से जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति और उदारवाद का जो परिचय दिया था उससे हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है और इस राज्य की उत्पत्ति में जो भागीदारी या जो ज्ञान की सीमा का परिचय जॉन लॉक ने हमसे करवाया वो बहुत ही बेहतर है। और उसने हमें इस बात की स्पष्ट रूप से जानकारी दी कि किस प्रकार से राज्य नामक संस्था हमारे जीवन में मौजूद हुई। हमने हॉब्स का सामाजिक समझौता भी पढ़ा है। तो हॉब्स ने जहां मनुष्य के स्वभाव के कारण और प्राकृतिक अवस्था में अराजकता के कारण जो समझौता हुआ और उससे राज्य की उत्पत्ति हुई, उसमें बहुत सारी खामियां हमें नजर आई और लॉक ने उसी ज्ञान का और एक नया अध्याय खोलकर हमें उस ज्ञान से परिचित कराया जिसकी वजह से राज्य नामक संस्था हमारे जीवन में वर्तमान में मौजूद है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ लॉक की शब्दों में कि लॉक ने ये समझाया कि मनुष्य हमेशा से ही शांति प्रिय और सामाजिक जीवन जीने वाला प्राणी रहा है। तो उसने अपने इस शांति प्रिय जीवन को और भी अधिक सिस्टमेटिक बनाने के लिए एक समझौता किया होगा, क्योंकि उस जमाने में तो कोई था नहीं। तो उस समझौते को किस रूप में उन्होंने किया होगा, तो ये समझाने का उसने वजह बताई कि मनुष्य इतना शांति प्रिय था, मनुष्य इतना सहयोगी था, मनुष्य इतना प्रभावी था कि उसकी उस जीवन शैली में कहीं कोई कठिनाई थी ही नहीं। तो फिर क्या कारण रहा कि मनुष्य ने समझौता किया? तो यही समझाने के लिए लॉक ने हमें ये समझाने का प्रयास किया कि वो कौन कौन से प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से समझौते हुए होंगे। तो पहला समझौते के कारण में पहला पॉइंट है सुव्यवस्थित कानूनों की आवश्यकता। कि हमने जब अपना राजनीति विज्ञान प्रारंभ किया था तब हमने अरस्तु की इस कोटेशन से जीवन को प्रारंभ किया था कि जो व्यक्ति सुसंस्कृत व्यक्ति, जब मनुष्य सुसंस्कृत व्यक्ति है लेकिन जब वो बिना न्याय और कानून के जीवन जीता है तो वो निकृष्टतम हो जाता है। सुसंस्कृत मनुष्य श्रेष्ठतम है, लेकिन बिना न्याय और कानून के जब वो जीवन जीता है तो वो निकृष्टतम हो जाता है। और वो निकृष्टतम व्यक्ति जिसे समाज की आवश्यकता नहीं हो, जो समाज में रहने के लिए नहीं रह सकता हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो ऐसा व्यक्ति या तो जंगली जानवर हो सकता है या फिर देवता ही हो सकता है। तो उस समय में ही अरस्तु ने इस कोटेशन के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया था कि एक सामाजिक समझौते द्वारा जिस राज्य की उत्पत्ति हुई है वो राज्य हमारे जीवन में कितनी महत्वता रखता है। तो जब कानून है ही नहीं, कानून नहीं है तो जीवन कैसा है? अंधकारमय है। तो इस अंधकारमय जीवन में सुव्यवस्थित कानूनों की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा कि मानव जो अपने ज्ञान की वजह से अपने आप को सुसंस्कृत और श्रेष्ठतम साबित कर रहा था, उसे यह महसूस होने लगा कि कानून भी हो और वो सुव्यवस्थित भी हो। यदि सुव्यवस्थित कानून होंगे तो उन्हें मानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लॉक का मानना था कि सहयोग और शांतिपूर्ण जीवन होने के बावजूद भी लोगों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें त्यागना ही उचित था। अतः उन्होंने सुव्यवस्थित कानूनों की आवश्यकता पहला कारण समझा कि यद्यपि विवेक और बुद्धि प्राकृतिक विधियों द्वारा मनुष्य के कर्तव्यों को संचालित करती थी, लेकिन बुद्धि की असमानता
के कारण संघर्ष होते रहते थे और बुद्धि की असमानता ने ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार अपने हित के अनुरूप ही विधि की अलग अलग व्याख्या करने लगा था, तो न्याय अनिश्चित और भ्रामक बन जाएगा। अतः ऐसे कानूनों की आवश्यकता महसूस होने लगी जो निश्चित और व्यक्तियों की रक्षा करने में समर्थ हो, अर्थात सुस्पष्ट, सुलिखित और सर्वमान्य कानूनों की आवश्यकता ने नागरिक समाज की स्थापना के लिए व्यक्तियों को विवश कर दिया कि इस समय में प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति शांति प्रिय और सहयोगी जीवन जी रहे थे, लेकिन बुद्धि की असमानता ने संघर्ष व्याप्त कर दिया था, क्योंकि हर व्यक्ति कानूनों को अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार मानने लगा था और कानूनों की व्याख्या भी अपने हित के अनुसार करने लगा था। ये अहित और अहित की जो धारणा थी, इस हित अहित ने कानूनों की सुस्पष्ट व्याख्या करने के लिए विवश कर दिया कि एक ऐसा सुस्पष्ट विचार होना चाहिए जो सबके लिए समान हो और सभी उसे माने। दूसरी आवश्यकता जो थी, दूसरा समझौते का कारण था निष्पक्ष न्यायाधीश की आवश्यकता, कि न्याय में यदि निष्पक्षता न हो तो फिर उस न्याय का कोई महत्व नहीं रहता। न्याय को निष्पक्ष होना अति आवश्यक है, ऐसा लॉक ने माना और उसने ये समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मनुष्य अपने हित अहित को सोच समझकर बुद्धि की परिपक्वता और को समझकर जब भी कभी कोई न्याय या निर्णय देता था तो उसमें परिचितों के हित में ही वो न्याय जाता था। तो परिचितों के हित में न्याय जाने की वजह से न्याय निष्पक्ष नहीं हो पाता था। व्यक्ति का जीवन का कुछ स्वार्थमयी जो आचरण है वो इसमें स्पष्ट रूप से नजर आता था। अतः एक निष्पक्ष न्यायाधीश की मौजूदगी एक आवश्यकता बन गई और इसीलिए लॉक ने कहा कि उस सामाजिक समझौते में एक निष्पक्ष न्यायाधीश की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो लॉक के शब्दों में हम यदि इसको पढ़ते हैं तो लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में विधियों की व्याख्या अपने हित विवेक के अनुसार होने के कारण निर्णय संबंधियों व परिचितों के हित में ही होता था। अतः अपराधी को उतना ही दंड दिया जाता था जितना उनका विवेक व अंतरात्मा आदेश दे। अतः दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होने लगी। नंबर 1, प्रत्येक में न्याय की क्षमता नहीं होती है, और नंबर 2, स्वयं निर्णायक होने के कारण आत्मप्रेम उसे निष्पक्ष होने से रोकता है। फलत निष्पक्ष न्यायाधीश की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और जो निष्पक्ष होकर कानूनों के अनुरूप ही न्याय प्रदान करे। अतः इस प्रकार की जो व्यवस्था यदि हो तो वो न्याय कैसा होगा, वो न्यायाधीश कैसा होगा, पूर्ण रूप से निष्पक्ष होगा और प्रत्येक के लिए न्याय का महत्व होगा। अगला कारण है कार्यपालिका की आवश्यकता महसूस, कि ये न्याय जिसकी कल्पना हमने की, वो सुव्यवस्थित कानून जिसकी कल्पना उस समय समझौते का मुख्य कारण रही, तो उन कानूनों को और उस न्याय को फैलाव कौन देगा, उनकी क्रियान्विति कौन करेगा। तो ये भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि एक कार्यपालिका हो जो इन सभी कानूनों को और न्याय को निष्पक्ष रूप से कार्यान्वित करे और उनको स्थायित्व मिले। तो लॉक ने अपने इस सामाजिक समझौता सिद्धांत में ये समझाने का प्रयास किया कि एक दृढ़ कार्यपालिका जो अपने कानूनों को सही ढंग से कार्यान्वित करती है, उसका होना अति आवश्यक होता है। लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में न्याय को क्रियान्वित करने वाली शक्ति का अभाव था। अतः प्राय घोषित अपराधी को
दंड देने के लिए व्यक्ति के पास अपनी कोई शक्ति नहीं थी। अतः एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो निश्चित विधियों के अनुसार न्याय को अपनी शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कार्यान्वित करे। प्राकृतिक अवस्था की उपरोक्त परिस्थितियों ने मनुष्य को सामाजिक समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया कि यह सामाजिक समझौता अति आवश्यक है, जिसकी वजह से मनुष्य एक शांति प्रिय जीवन और सामाजिक जीवन जी सकता है। समझौते का अगला कारण रहा है सामाजिक समझौते का स्वरूप। माना कि सुव्यवस्थित कानून हो, माना निष्पक्ष न्यायाधीश हो, कार्यपालिका की आवश्यकता भी है, लेकिन समझौते का स्वरूप होगा कैसा कि यदि समझौता सही रूप में सुव्यवस्थित स्वरूप में उपस्थित नहीं हुआ तो समस्या का रूप बदल जाएगा, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहेगी। अतः एक नवीन प्रकार का सामाजिक समझौते का स्वरूप निर्धारित किया गया या उसकी आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें जनता ने स्वयं ही समझौते को कार्यान्वित किया और इस प्रकार से समझौते हुए होंगे, ऐसा लॉक का मानना है। यूं तो प्राकृतिक अवस्था ठीक ठाक चल रही थी और ये ठीक ठाक चलने के बाद भी यह न तो व्यवहारिक थी और न ही स्थायी होने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती थी। अतः मनुष्य ने उस समय दो प्रकार के समझौते किए होंगे, ऐसा आभास होता है लॉक के अनुसार। अतः लॉक ने कहा ऐसा आभास होता है कि उस समय दो प्रकार के समझौते हुए होंगे। नंबर एक समझौता जो व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया, जिससे एक राजनीतिक समाज की स्थापना हुई, और दूसरा समझौता इस राजनीतिक समुदाय ने ही राज्य या सरकार की स्थापना के लिए समझौता किया होगा। तो समझौते द्वारा जब सरकार उत्पन्न हो गई तो सरकार भी के तीन प्रमुख कार्य उसे सौंपे गए। नंबर एक, प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करना। नंबर दो, उसे कार्यान्वित करना या क्रियान्वित करना। और नंबर तीन, उनका उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना। अतः शासन शक्ति पर लॉक प्रतिबंध भी लगाता है। वह प्रभुत्व सत्ताधारी को शर्तों को साथ यदि उल्लंघन करे तो उसे राजशक्ति छीन कर दूसरे को प्रदान करने की व्यवस्था भी करता है। तो इस तरीके से जो सामाजिक समझौते का स्वरूप रहा होगा वो वर्तमान के काफी निकट हमें लेकर आता है कि दो प्रकार के समझौते हुए होंगे। नंबर एक समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ होगा और नंबर दो समझौता इन व्यक्तियों ने मिलकर ही सरकार नामक चीज की स्थापना की होगी। और इस सरकार के क्या कार्य रहे होंगे? पहला कार्य तो वो कानूनों को पूर्ण रूप से निष्पादित करे, उसके बाद उसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करे, और नंबर तीन, जो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है उल्लंघनकारी के लिए दंड की उचित व्यवस्था हो। यानी लॉक ने वर्तमान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की नींव रख दी थी, ऐसा आभास हमको होता है। तो ये चार प्रमुख कारण थे लॉक के अनुसार जो सामाजिक समझौते के मुख्य कारण बने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मेन पॉइंट की तरफ। ये तीसरे पॉइंट का सब पॉइंट्स थे और चौथे पॉइंट के सब पॉइंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चौथा पॉइंट था समझौते की विशेषताएं। तो ये जो कार्यवाहियां हम देख रहे हैं, समझौते द्वारा राज्य की स्थापना, ये बहुत ही आसान चीज नहीं है कि दो तीन चीजों को मिलाया, लीजिए जी राज्य की स्थापना हो गई। ये एक जटिल कार्यवाही है और इस जटिल कार्यवाही में उस समय
कितना व्यक्तियों ने श्रम किया होगा इन चीजों को स्थापित करने के लिए, ये लॉक के ज्ञान से हमें स्पष्ट हो जाता है कि क्या मानव उस समय इतना सभ्य हो चुका था जिसने इतनी बड़ी बातें सोची। और जैसा हम हॉब्स को पढ़ते हैं तो हॉब्स की विचारों में जो नजर आती है तुलनात्मक अध्ययन करने पर कि हॉब्स का जो मानव स्वभाव था या प्राकृतिक अवस्था थी वो इस अवस्था से काफी भिन्न थी, जो इतना सोच ही नहीं पाती थी। ऐसी अवस्था से उस समय मानव गुजर रहा था। लेकिन ये मानव जिसकी कल्पना लॉक ने की है वो वर्तमान मानव व्यवहार के वर्तमान प्राकृतिक अवस्था के काफी करीब था। उसका बीजारोपण हो चुका था, नींव बन चुकी थी और स्पष्ट रूप से 3 प्रमुख भाग जो वर्तमान में हमें दिखाई देते हैं वो लॉक के सामाजिक समझौते में भी हमें दिखाई देते हैं। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं रही जो समझौते की? तो जैसा लॉक ने बताया कि 2 प्रकार के समझौते हुए होंगे। पहला समझौता राजनीतिक समाज के लिए हुआ होगा कि सभी व्यक्तियों ने आपस में सहमति करके एक राजनीतिक समाज की स्थापना की, यानी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का समझौता। और दूसरा समझौता शासन शक्ति के मध्य शर्तों के लिए समझौता, जिसे हम सरकार की स्थापना कह सकते हैं। कि शासन शक्ति भी कि जो शासन शक्तियों का वर्गीकरण, यानी कि जो कानून बनाएगा, जो कानूनों को कार्यान्वित करेगा और जो कानून का विरोध करेगा या कानून का उल्लंघन करेगा उसे एक निष्पक्ष न्यायाधीश दंड देगा। ये तीनों ही शक्तियां जो हैं ये आपस में भी समझौता करती हैं कि कोई किसी के कार्यों में हस्तक्षेप न करेगा और इसमें जो कार्य करता है वो भी कहीं ना कहीं किसी समझौते के साथ ही कार्य करेंगे और वो भी इसमें शामिल है। वो इनसे अलग नहीं है बल्कि समाज का ही एक हिस्सा होने के कारण ये सारे के सारे नियम उन पर भी लागू होते हैं। तो ऐसा लॉक का मानना था। तो जब हम उसके पहले पॉइंट की बात करते हैं विशेषताओं में कि राजनीतिक समाज की स्थापना के लिए उसने जो समझौता किया उसकी विशेषता क्या थी कि राजनीतिक समाज क्या होगा। तो उसमें से पहला है राज्य जन कल्याण का साधन, कि जिस राज्य को हम देख रहे हैं आज वो क्या करता है, ढेरों जन कल्याणकारी कार्यों को पूर्ण करता है। तो वो उस समय यही समझौता हुआ होगा कि एक राज्य नामक संस्था की स्थापना हो रही थी जिसमें राज्य जन सहमति पर आधारित था। उस राज्य में रहने वाले लोग आपसी सहमति से उस राज्य की स्थापना कर रहे थे। तो सहमति ही क्या था, उसकी राजनीतिक समाज की स्थापना का पहला कारण रहा होगा। कि जैसा पहला कारण उसने बताया कि राज्य जन कल्याण का साधन होगा और इसमें राजनीतिक समाज सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक हित का ध्यान रखेगा कि जो हित सुरक्षा होगी वो कैसी होगी, सामूहिक होगी। और दूसरी बात जब हम करते हैं तो वो है कि राज्य सहमति का परिणाम है कि समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण हुआ है वह मानवीय अनुभूति और मानवीय बुद्धि की सहमति का ही परिणाम था। कि मनुष्य ने जो अनुभव किया, मनुष्य की बुद्धि ने जो उसे समझाया, उन दोनों की सहमति से ही राज्य का निर्माण हुआ है। और तीसरा पॉइंट है मर्यादित राजतंत्र के पक्ष में कि समझौते में शासक भी एक पक्ष है, अतः समझौते की शर्तें उस पर भी लागू होती है ताकि वह जनता के कल्याण के लिए से भटक न सके, वो जनता के कल्याण के लिए एक रक्षक के रूप में कार्य कर सके। तो जन कल्याण के साधन के रूप में कि हमेशा राज्य जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। दूसरा सहमति का परिणाम होगा कि जो भी कार्य होगा उसमें सहमति अवश्य होगी।
उस राज्य के नागरिकों की और उस राज्य में रहने वाले समस्त लोगों की, जो राजनीतिक कार्यों विधि में अपनी सक्रियता बताते हैं। और तीसरा, मर्यादित राजतंत्र के पक्ष में इसका अर्थ ये होता है कि जो राजा होगा या शासक होगा या उच्च पदाधिकारी होगा, वह भी इस समझौते का एक पक्ष है और ये सारे के सारे कानून उस पर भी लागू होते हैं, वो इन सब से अलग नहीं है। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरे प्रकार का समझौता जो हुआ वो शासन शक्ति के मध्य शर्तों के लिए हुआ था कि कौन सी व्यवस्था कौन सा अंग करेगा, यानी सरकार की स्थापना होने वाली थी। तो उसमें से पहला पॉइंट है, प्रतिनिधि सभा द्वारा व्यवस्थापिका व दंड देने वाली शक्ति न्यायपालिका का निर्माण हुआ होगा कि उस समय मनुष्य ने मिलकर एक ऐसी प्रतिनिधि सभा का निर्माण किया होगा जो क्या करेगी, कानूनों का निर्माण करेगी, यानी व्यवस्थापिका की हमको स्पष्ट झलक नजर आती है। और जो इन कानूनों को नहीं मानेगा, जो कानूनों का लगातार उल्लंघन करेगा, वह दंड देने वाली शक्ति एक न्यायपालिका होगी जो पूर्ण रूप से उस दंड का कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंड देगी। दूसरा पॉइंट है कानूनों की क्रियान्विति, कि कानूनों की क्रियान्विति कैसे होगी, उसका फैलाव कैसे होगा। तो लॉक ने यह समझाने का प्रयास किया कि जो कानूनों की क्रियान्विति है वो हमेशा से ही जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही फैलाई जाएगी। इसे आप और हम अपनी अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके उस कानूनों की क्रियान्विति नहीं करेंगे, बल्कि स्वयं जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से उस कानून का फैलाव होगा, यानी कानूनों की क्रियान्विति होगी। और अंतिम बात जो है, अंतिम पॉइंट है का समझौते के कारण का, कि युद्ध, शांति व संधियों का संचालक जो है वही कार्यपालिका का सर्वे सर्वा होगा, कि एक ऐसा शासक, एक ऐसा अध्यक्ष, एक ऐसा कार्यकर्ता जो समझ सके कि कौन सा समय युद्ध काल है, कौन सा समय शांति का काल है और कौन सा समय संधि या समझौते का काल है। तो इन सभी संधि, समझौते, युद्ध, शांति के बीच में एक ऐसे संचालनकर्ता की आवश्यकता महसूस हुई जिसने इस कार्यों को अपने हाथ में लिया, और वही हुआ कार्यपालिका का सर्वे सर्वा, यानी शासनाध्यक्ष, जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान में कार्यपालिका अध्यक्ष की बात लॉक उस समय करता है। यानी कि इस लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा हम ये पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि मनुष्य शांति प्रिय अवस्था में ही एक प्रकार के श्रेष्ठ निर्णय ले सकता है, और उस श्रेष्ठ निर्णय ने ही वर्तमान राज्य की और सरकार की स्थापना की थी।